वेलकम बैक टू इलियम साइंस। क्लास नंबर 5 में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ और गुणों का अध्ययन करेंगे। पहला है चुंबकीय गुण। दूसरा गुण पढ़ेंगे जो डी ब्लॉक तत्व होते हैं वो अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। क्यों करते हैं, इस क्लास में हम इसका कारण जानेंगे। फिर जो तीसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं या जो डी ब्लॉक तत्व है वो रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने डी ब्लॉक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं चुंबकीय गुण। किसी भी पदार्थ को जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग व्यवहार करते हैं। तो वो अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं, इसका कारण हम यहाँ देखेंगे कि जो पदार्थ होता है उसमें चुंबकीय गुणों की जो उत्पत्ति का कारण होता है वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन होता है, और परमाणु में जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन है वो एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करता है, और जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा वो उस इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गतियों के कारण उत्पन्न होता है। तो जो पहली गति होती है वो होती है कक्षीय गति। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर क्या करेगा, गति करेगा। नाभिक के चारों ओर गति करेगा। यह इस डायग्राम से क्लियर है कि आपको इस चित्र में परमाणुक नाभिक दर्शाया गया है। ये परमाणुक नाभिक है। इस नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस प्रकार की जो गति है वो इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति कहलाएगी, कक्षीय गति कहलाएगी। और इस गति के कारण एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, जिसे म्यू एल के द्वारा दर्शाया जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो दूसरी गति होती है वो होती है उसकी चक्रण गति। इस चक्रण गति में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी अक्ष के चारों ओर घूमता है। ये चित्र से क्लियर है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपनी अक्ष के चारों ओर ये घूम रहा है। तो इस प्रकार की जो गति है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष के चारों ओर चक्रण करता है वो चक्रण गति कहलाएगी या स्पिन मोशन कहलाएगी। अभी चक्रण गति के कारण भी क्या होगा, एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय आघूर्ण को बोलेंगे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो, पदार्थ का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होगा वो हम इन दो प्रकार के चुंबकीय आघूर्णों के योग से देंगे। तो जो पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण है वह कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण तथा चुंबकीय आघूर्ण का योग होता है। अब हम अगर जो पदार्थ होता है उसको चुंबकीय गुणों पर अगर बांटना चाहे तो हमें उसको 5 प्रकार के पदार्थों में बांटते हैं। जो पहला पदार्थ लिख रखा है वो है अनुचुंबकीय पदार्थ, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरा होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तीसरा लोह चुंबकीय पदार्थ। चौथा होगा प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, और जो पांचवा है वह है फेरी चुंबकीय पदार्थ। इस क्लास में हम इन 3 प्रकार के पदार्थों का, कौन से, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ या अनुचुंबकत्व या पैरामैग्नेटिज्म क्या है, कौन से पदार्थ या परमाणु या आयन ये गुण दर्शाएंगे। तो देखो, जो पहली कंडीशन इनके लिए क्या होती है कि वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है परमाणु या आयन में तो वह पदार्थ कैसा कहलाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाएगा। अब अगर हम इस प्रकार के पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो कैसा व्यवहार करेंगे, वो उससे आकर्षित होंगे या प्रतिकर्षित होंगे। तो जब इस प्रकार के पदार्थों पर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। यह आपको एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख करके बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं इनमें गुण होता है कि जब तक इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहता है तब तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाता है तो उनमें अपना चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार के पदार्थों के लिए जब हम चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निकालेंगे वो क्या होगा, 0 कभी नहीं आएगा,
क्योंकि इस प्रकार के पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है, एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा कैंसिल नहीं हो पाता है। अब ताप का प्रभाव देखते हैं कि यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो जो अनुचुंबकत्व का गुण होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाऊंगा तो उस पदार्थ में क्या होगा, अनुचुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दिया हुआ है ऑक्सीजन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा था संयोजकता बंध सिद्धांत। वह ऑक्सीजन की अनुचुंबकीय प्रकृति को समझाने में असफल रहा था। फिर वहाँ पर एक नई थ्योरी दी गई थी, आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके आधार पर ऑक्सीजन को अनुचुंबकीय बताया गया था, क्योंकि उस थ्योरी के अनुसार ऑक्सीजन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और जिस पदार्थ में परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वह अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे आयनों की, जैसे Cu+2 है, Fe+3 है, Cr+3। इनमें हम देखते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने कॉपर का। कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके सामने लिखा हुआ है 3d10 4s1, क्योंकि ये अपवाद था। अब अगर कॉपर को +2 में लिया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेंगे, मैंने पहले वाले क्लास में भी कहा था, आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से हटाएंगे, 4s से, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटेगा, d से हटेगा, 3d से। तो यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया और एक d से, तो ये बच गया 3d 9। अब इसमें देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं, तो 9 इलेक्ट्रॉन भरे हुए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ हमें एक इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, देखो ये अकेला उपस्थित है और अकेला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो Cu+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, 1। इसका मतलब इसका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कभी भी 0 नहीं आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं Fe का। तो Fe को Fe+3 में कन्वर्ट किया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हटाए S से और 1 इलेक्ट्रॉन हमने हटाया D से, तो D में 5 इलेक्ट्रॉन रहे। अब देखो यहाँ पर D में 5 इलेक्ट्रॉन अकेले, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिले हमें, 5 मिले। तो Cu+2 क्यूप्रिक आयन और Fe+3 फेरिक आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ या प्रतिचुंबकत्व या डाईमैग्नेटिज्म। अब अनुचुंबकीय में हमने देखा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से हुए, सिंपल सा है, जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हमें क्या मिलेंगे, युग्मित मिलेंगे, अर्थात इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित मिलेंगे। अब अगर हम इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो देखो अनुचुंबकीय पदार्थ तो क्या हुए थे, दुर्बल रूप से आकर्षित हुएंगे और ये क्या रहेंगे, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित रहेंगे। तो जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो यह दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ आपके सामने है जिसमें एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव रखा गया, तो ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। अब इनके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण निकाला जाएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या मिलता है, 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल म्यू क्या मिलेगा हमें, 0। प्रतिचुंबकीय पदार्थों पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके उदाहरण अपने पास हैं। उदाहरण जो दिए हुए हैं वो Cu+12 स्कैंडियम+3 H2O वाटर NaCl C6H6 बेंजीन, इन सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 0। तो यहाँ स्कैंडियम+3 और Cu+1 का एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपके सामने स्कैंडियम आया हुआ है, तो आप देखोगे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मिली है, 0। तो इस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसी तरह से मैं बात करता हूँ इसके Cu+1 की, तो यहाँ भी हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे आपको, 0 मिलेंगे। तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इस कारण से ये क्या पदार्थ कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। अब जो नेक्स्ट पढ़ते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ या लोह चुंबकत्व। तो जो ये इस प्रकार के जो पदार्थ है, अगर इन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो क्या होगा, ये प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। इनमें क्या होता है कि खूब सारे छोटे छोटे आणविक चुंबक होते हैं। जब हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं
तो ये जो छोटे छोटे आणविक चुंबक है वो सारे के सारे एक ही दिशा में क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान या प्रभाव का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक डायग्राम बताया गया आपको, देखो कि इसमें ये जो छोटे छोटे जितने भी चुंबक बताए गए हैं आणविक चुंबक, इनकी अनियमित है। यह अचुंबकीय पदार्थ लिया गया है जिसमें इनकी कोई भी नियमित व्यवस्था नहीं है। अगर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए तो इसमें चुंबकीय गुण आया और सारे के सारे देखो छोटे छोटे चुंबक है जिनको हम डोमेन भी कहते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, एक दिशा में व्यवस्थित हो गए। तो इस कारण से इनमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज़्यादा होता है। अब इस प्रकार के पदार्थों को हम स्थायी चुंबक में बदल सकते हैं। अगर ताप बढ़ाते हैं या इन पर चोट लगाई जाए या इनको गर्म करते हैं तो इनके चुंबकीय गुण धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनके डोमेन की जो व्यवस्था मिली है वो व्यवस्था क्या हो जाएगी, अनियमित हो जाएगी। तो इस कारण से चुंबकीय गुण वापस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इनमें नष्ट हो जाएंगे। अब आपको मैं यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थ और जो लोह चुंबकीय पदार्थ है इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। देखो, जो अनुचुंबकीय पदार्थ था वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाते हैं तो उनमें चुंबकीय गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थों को अगर एक बार हमने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया और फिर उनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो वो चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी उनमें चुंबकीय गुण समाप्त नहीं होता है। अब उदाहरण है फैकोनी, आयरन, कोबाल्ट और निकल, ऐसे याद करेंगे फैकोनी, और एक क्रोमियम का ऑक्साइड होता है तो फैकोनी क्रो, ये इसका तरीका याद करने का तरीका हो गया लो चुंबकीय पदार्थों को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कि हम किसी भी आयन्स या पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की गणना कैसे करेंगे। तो देखो, हम यहाँ डी ब्लॉक तत्व पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक तत्वों के लिए क्या होता है कि जो n-1d कोष के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सतह पर होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो s के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकल जाएंगे। तो जब बाह्यतम कोष ns समाप्त हो जाएगा तो जो n-1d वो कहाँ आएगा, सतह पर आएगा। सतह पर आने से क्या हो जाएगा, वो बाहरी वातावरण के सीधा संपर्क में आता है। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति होती है वो कक्षीय गति क्या हो जाती है, प्रभावित होती है और वह क्विंच हो जाती है, शामित हो जाती है। इस प्रकार डी ब्लॉक तत्वों में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो कक्षीय गति वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो इसके द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण में योगदान होता है वो योगदान हम क्या मानते हैं, यहाँ नगण्य मानते हैं। अर्थात अगर मैं डी ब्लॉक तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ म्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल किससे निकाला जाएगा, उसके म्यू एस के इक्वल होगा, जो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण था उसके बराबर आएगा, ठीक है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातुओं में जो चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण करना है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख करके किसी भी पदार्थ का या आयन का हमें या यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने आने चाहिए। अगर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने नहीं आएंगे तो आप उसमें चुंबकीय आघूर्ण की गणना नहीं कर सकते हो। तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने आने चाहिए। हम यहाँ इस डी ब्लॉक तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना करने के लिए प्रचक्रण मात्र या स्पिन ओनली फार्मूला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला क्या है वो देखिए, म्यू रूट n+2, जहां n बताएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और म्यू बताएगा आपको उसका चुंबकीय आघूर्ण और bm उसका मात्रक है बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का। अब हम किसी भी श्रेणी की बात करें, संक्रमण श्रेणी 4 बताई थी, 3D, 4D और 5D और 6D। तो किसी भी श्रेणी की बात करें, किसी भी श्रेणी में मध्य तक जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग लिखना सीख चुके थे तो हमने देखा था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट होता है। इस कारण से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वापस क्या होती है, धीरे धीरे वो कम होती है। तो उसका अनुचुंबकत्व का गुण भी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता रहेगा। अब एक उदाहरण दिया हुआ आपके पास कि एक जलीय आयन में द्विसंयोजी आयन, द्विसंयोजी आयन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा आयन जिस पर +2 आवेश उपस्थित है वो क्या कहलाएगा, द्विसंयोजी आयन। और उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 25। चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है। तो जो परमाणु क्रमांक 25 वाला तत्व होता है, आवर्त सारणी हमने देखा था वो होता है मैग्नीज, Mn। तो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कि जो Mn है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा मैंने
3d5 4s2। अब उसने कहा है कि Mn को आपको Mn+2 में बदलना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हटाएंगे हम यहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाएंगे? पहले 4s से हटाएंगे। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि पहले हमेशा इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ से हटाने हैं? 4s से हटाने, उसके बाद d से हटाने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बदल गया Mn, किस में बदला? Mn+2 में बदला। इस पर मैं आवेश लगाना भूल गया हूँ, तो ये मैंने इस पर आवेश लगा दिया, प्लस का 2 लगा दिया, ये +2 हो गया। क्लियर है? अब +2 लिया तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? d 5 हो गए। तो यहाँ देखिए हमें इस 3d में ये कौन सा ऑर्बिटल लिया गया है? ये 3d ऑर्बिटल लिया गया है। इस 3d ऑर्बिटल में हम लोग देखते हैं तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले हमें? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिले। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, मतलब उस फॉर्मूले में जो स्पिन ऑनली फार्मूला भी आपको बताया था, उसमें हम n की वैल्यू कितनी रखेंगे? 5 रखेंगे। तो देखो ये 5 रखी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5.92। तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसके अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा? उसमें चुंबकीय आघूर्ण उसका आएगा। जैसे 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, और अगर 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिलती है। अब नेक्स्ट लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको और दिया हुआ है कि परमाणु क्रमांक आपको दिया गया 27, ठीक है ना, और उसका भी क्या दिया हुआ है? M+2 आयन, और कहा गया है कि स्पिन ऑनली फार्मूला प्रयुक्त करते हुए आप उसका चुंबकीय आघूर्ण निकालिए। तो परमाणु क्रमांक 27 होता है कोबाल्ट का। किसका होता है? कोबाल्ट का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिखा 3d7 4s2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हटाने, s से हट गए, फिर ये बदल गया कोबाल्ट +2 में। तो अब यहाँ देखेंगे, देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने अब आपको देखना आ गए ना? बताओ कितने हो गए? यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये 3 अकेले हैं, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मिली? 3। इसका मतलब जो n की वैल्यू हमें मिली 3। अब इस प्रचक्रण फॉर्मूले या स्पिन ऑनली फॉर्मूले में हम क्या करेंगे? n की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं। तो 3 रखने पर सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने पर फाइनल आपके पास जो आंसर आया वो देखो कितना आ जाएगा? 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन। तो इस प्रकार से हमने जो आयन आपको दिया हुआ है उसमें चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन भी क्रैक होता है। नेक्स्ट लेते हैं। डी ब्लॉक यौगिकों का एक गुण होता है और अंतराकाशी यौगिकों का बनना। उससे पहले मैंने आपको मिश्र धातुओं का बनना बताया था। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है ना। पहले अंतराकाशी यौगिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम वापस मिश्र धातु के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे। देखो अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं कि जो संक्रमण धातुएं होती है उनके क्रिस्टल चालक में क्या होगा? अंतरावकाश उपस्थित होंगे। तो उनमें क्या हो जाते हैं? छोटे अधात्विक परमाणु आकर के उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के यौगिक वो क्या कहलाते हैं? अंतरावकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो देखो संक्रमण धातुएं जो हुई, कौन सी संक्रमण धातुएं? इसमें हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, ये कैसे? अधात्विक है। और ये कैसे होंगे? इनका छोटा आकार होने के कारण। तो इन अधात्विक तत्वों का छोटा आकार होने के कारण ये तत्व क्या करते हैं? संक्रमण धातु परमाणु के जालकों के रिक्त स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं वो कहलाते हैं अंतरावकाशी यौगिक कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल आपके पास ये अंतराकाशी यौगिकों के दिए गए हैं। अब ये जो चित्र दिया गया है वो एक अंतराकाशी यौगिक का बताता है, ठीक है ना। तो ये जो बताई गई जगह है वो क्या कहलाती है? अंतरावकाश कहलाती है। और जो मैंने ब्लू कलर का लिखा हुआ ये एक अधात्विक तत्व है जो इसके अंतरावकाशों में आकर के उपस्थित हो गया है। जब ये तत्व आया है जो बाहर से, अधात्विक तत्व, तो उसने उस धातु के साथ कोई भी बंध का निर्माण नहीं किया है, केवल वो उस खाली जगह में आकर के उपस्थित हुआ है। अब जो ये अपने पास जो है इनके अंतरावकाशी यौगिकों के क्या लक्षण है वो देखते हैं, और मिश्र धातु और इसमें क्या फर्क हुआ। देखो मिश्र धातु में मैंने कल क्या बताया था कि हम संक्रमण धातु में बाहर से कोई एक अलग दूसरा धातु मिलाते हैं तो उसने दूसरे धातु परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया था। यहाँ बाहर से मिलाए जाने वाला अधात्विक जो तत्व है वो किसी भी परमाणु को प्रतिस्थापित नहीं कर रहा है, केवल अंतरावकाशों में जाकर के जगह पा रहा है। ये इन दोनों में फर्क है, ठीक है। बढ़ते आगे। अब है अंतराकाशी यौगिक के इंटरस्टिशियल कंपाउंड, उनके कुछ गुण देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं गलनांक रहेंगे वो क्या होते हैं? शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या रहेंगे? उच्च रहेंगे। फिर दूसरा देखते हैं कि यह शुद्ध धातु की तुलना में क्या होगी? कठोर होगी। इन यौगिकों की धात्विक चालकता सुरक्षित होगी। अंतरावकाशी यौगिक बन गया, उसमें अधात्विक परमाणु आकर उपस्थित हो गया तो इन धातुओं की चालकता में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जो अंतरावकाशी यौगिक है वो रासायनिक रूप से कैसे रहेंगे? निष्क्रिय रहेंगे, और ये अरस समीकरणमिति यौगिक होते हैं। ये न तो आयनीय होते और न ही सहसंयोजी होते हैं।
तो ये हमने पढ़ा अंतरावकाशी यौगिकों के बारे में। अब नेक्स्ट लेते हैं कि जो डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व है उनके जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, उनका कलर होता है। लेकिन हम अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की अगर देखेंगे तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के यौगिक साधारणतः क्या होते हैं, वो रंगहीन होते हैं। तो किसी भी पदार्थ में रंग आने का क्या कारण है, हम कैसे पता करेंगे? तो हम ये देखते हैं कि अगर कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण हो रहा है वो दृश्य क्षेत्र में है तो हमें कलर दिखाई देता है। और कलर कौन सा दिखाई देगा? जो कलर अवशोषित हो रहा है उसका पूरक कलर हमें दिखाई देता है। इस कलर के बारे में हम उपसहसंयोजक यौगिकों में और आगे पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर आपका 9 है। अब संक्रमण धातु जो आयंस होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कलर होते हैं। कारण क्या है, n-1d कक्षकों में क्या उपस्थित होते हैं, उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप इनमें क्या होता है, dd संक्रमण होता है। अभी मैं dd संक्रमण क्या है आगे क्लियर करूंगा। तो अगर आपसे पूछे कि जो संक्रमण तत्व है उनमें कलर का कारण क्या हुआ, सामान्यतः कलर का कारण हुआ dd संक्रमण। ठीक है, एक डी से दूसरे डी में इलेक्ट्रॉन का जाना। नोट डाल के पॉइंट आया है कि जो संक्रमण धातु या उनके आयन हैं उनमें n-1d कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित हैं। तो उस संक्रमण तत्व का जो आयन होगा वो कैसा होगा, रंगहीन। अगर n-1d में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो कहलाएगा कलर्ड आयन होगा, और अगर उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा बोलेंगे हम लोग, कलरलेस बोलेंगे, क्योंकि उसमें dd संक्रमण नहीं होता है। अब मैंने अभी आपको कहा था कि dd संक्रमण है क्या। तो देखो ये जो d कक्षक है ये पांचों के पांचों d कक्षक लिए गए हैं जो समभ्रंश होंगे, समान ऊर्जा के होंगे। लेकिन जब d जो संक्रमण तत्व है, मैंने आपको उनका एक गुण बताया था, संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है उनमें। तो जब संकुल या कॉम्प्लेक्स यौगिक का निर्माण होता है तो ये जो डी कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, उस लिगेंड की उपस्थिति में दो भागों में टूट जाते हैं। हो सकता है कि 2 कक्षक ऊपर जाए और 3 कक्षक नीचे आए, और ये भी हो सकता है कि 3 कक्षक ऊपर जाए और 2 कक्षक नीचे आए। ये डिपेंड करेगा कि उस मेटल के चारों तरफ कैसा क्रिस्टल क्षेत्र निर्मित हुआ है। अगर वो अष्टफलकीय है तो विपाटन अलग होगा, और अगर चतुष्फलकीय तो विपाटन अलग होगा। यहां मैंने दो कक्षक ऊपर लिए, कौन से, dx² और dz², जिनको यहां कहा गया है Eg कक्षक। तो ये 2 कक्षक का सेट अलग हो गया, और T2G कक्षक का जो है वो नीचे की तरफ लिखे मैंने, और ये 3 कक्षक का सेट हुआ। तो ये भी नीचे वाले भी कौन से कक्षक है, ये भी तो डी कक्षक ही थे, और ऊपर वाले भी कौन से है, डी कक्षक उपस्थित है। अगर यहाँ इस डी में कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और अगर उसको दृश्य क्षेत्र की ऊर्जा मिलती है, कौन से, दृश्य क्षेत्र की, तो ये एक डी से कहाँ चला जाता है, दूसरे डी में चला जाएगा। तो ये कहलाता है डी संक्रमण। अब देखते आया है आपके पास कि जो Zn+2 और Ti+4 लवण कैसे होते हैं, रंगहीन, कलरलेस है, जिंक+2 और टाइटेनियम+4। कारण है कि अगर आपको कहीं रंगहीन कहा गया है तो आप उसमें बोलोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं। तो जिंक+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है 3d10, और टाइटेनियम+4 का मिलता हमें अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या मिलते हैं, युग्मित मिलते हैं। इस कारण से इनमें क्या होता है, dd संक्रमण संभव नहीं होता है। इसी कारण से कैसा होते हैं, रंगहीन। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो सब्सटेंस कैसा होगा, पदार्थ कैसा होगा, रंगहीन होगा। चलो एक उदाहरण दिया हुआ है, संकुल आपके पास दिया हुआ है टाइटेनियम का, बहुत ही फेमस संकुल है, और ये बैंगनी रंग का होता है। तो हम कारण देखते हैं। तो टाइटेनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो टाइटेनियम के बाह्यतम कोश में ये जो टाइटेनियम आया ना, यहाँ इस टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे तो टाइटेनियम किस में मिलेगा, हमें +3 में मिलेगा, ठीक है ना। और +3 में टाइटेनियम के पास क्या होता है, D1 इलेक्ट्रॉन मिलता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखो कि यह एक अष्टफलकीय संकुल है, ठीक है ना। यह अष्टफलकीय संकुल कैसे, लिगेंडों की संख्या 6 है, जो हम उपसहसंयोजक यौगिकों में और अच्छे से पढ़ेंगे कि इसमें जो डी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, टाइटेनियम+3 में 3d1 एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ प्रेजेंटेड, उसके T2G कक्षक में होगा। अभी बताऊंगा एक डायग्राम के द्वारा। और जब इसके ऊपर अगली कक्षा कौन सी होगी, Eg कक्षा होगी। तो जब ये पदार्थ
देखो आपके सामने ये दिया गया है, ये इसकी मूल अवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये कहाँ प्रेजेंट है, T2G में प्रेजेंट है जो इसकी आदि अवस्था में। अगर यह पीले हरे क्षेत्र की ऊर्जा को अवशोषित करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ था, अपना T2G में था। इस T2G से कहाँ चला जाएगा, वो इसकी ऊपर वाली कक्षा किसमें, EG में चला गया। तो एक D से दूसरे D में चला गया, तो ये कहलाता है DD संक्रमण कहलाता है। अब इसने जो अवशोषित कलर तो कौन सा था, पीला हरा कलर। इसका जो पूरक कलर होता है वो कैसा होता है, बैंगनी कलर होता है। इस कारण से संकुल क्या दिखाई देता है, बैंगनी कलर का दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये DD संक्रमण आपको यहाँ बताया गया है। अब कुछ आयन आपके सामने आए हैं। देखो पहला डाइक्रोमेट आयन है जो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है। क्रोमेट आयन है वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, पीले कलर का। और KMnO4 से MnO4 माइनस बना परमैग्नेट आयन आपके पास, तो ये कैसा हुआ, पोटेशियम परमैग्नेट से आता है KMnO4 माइनस, ठीक है ना। तो ये रहा पोटेशियम परमैग्नेट, आप लोगों ने लैब में देख रखा है KMnO4, ये रहा KMnO4, ठीक है ना। उसका कलर आपने कैसा देख रखा था, वहाँ पर बैंगनी रंग दिखाई दिया था। तो इनमें क्या विशेषता है, देखो अभी हमने बताया जस्ट पहले कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कलर होगा, और कहीं अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर होगा या नहीं होगा। एक बार यहाँ चेक करते देखो कि जो क्रोमियम आपके पास आया है डाइक्रोमेट आयन में, और क्रोमेट आयन में क्रोमियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। जब हम इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब S के और D के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, डार्क कलर दिखाई दे रहा है। और उसका कारण क्या होता है, रंग का कारण दिया गया है इस आवेश स्थानांतरण संकुल CTS, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और वो कौन सा होता है, लिगेंड टू मेटल। यहाँ लिगेंड मेटल को क्या कर रहा है, आवेश का स्थानांतरण कर रहा है, इस कारण से ये कलर दिखाई देते। और CTS के कारण जो कलर आते हैं वो कलर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। और ये एग्जाम में भी आपके यहाँ से क्वेश्चन क्रैक हो चुका है, कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो क्वेश्चन निकल चुका है यहाँ से। इसी प्रकार से अगर मैं MnO4 माइनस की बात करता हूँ तो Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, +7 में चला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या मिले, 0 मिले। तो इसका भी जो कलर है वो कलर कैसा आ रहा है आपके पास, बैंगनी कलर, और वो भी किस कारण से, CTS के कारण ही आपको मिला है। तो इन सब के कलर का कारण है आवेश स्थानांतरण संकुल। अब आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, और आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए Fe+2 आयन और CO+2 आयन, ठीक है। इसमें से एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताता हूँ। Fe+2 को लेता हूँ। तो Fe में देखो, Fe का परमाणु क्रमांक है 26। इसमें इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हमने तो 3d64s2। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तरीका एक बार वापस बता देता हूँ। ये आपके पास 3d ऑर्बिटल्स है जो 5 दर्शाए गए हैं, और जो आगे एक ऑर्बिटल है वो 4s हो गया। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें हम कहाँ बढ़ते हैं, 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन 4s में गया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ये दूसरा यहाँ गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमने कैल्शियम तक भर दिए थे, अब कैल्शियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन भरे थे हमने वो D से बढ़ना स्टार्ट किए थे। अब अपना जो इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ जाएगा, D में 1 2 3 4 5। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भरे वो हुंड के नियम के अनुसार भरे। समभ्रंश कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन का युग्मन स्टार्ट हुआ। अब इस Fe को किस में बदलना है, Fe+2 में बदलना है। तो लीजिए ये Fe को Fe+2 में बदला। तो Fe को Fe+2 में बदला तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाए, 4s से हटाए। 4s हटाने पर देखो अब D में अपने पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, देखो आप यहाँ ये अकेले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। तो Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको निकालने आएंगे तो आप उसमें चुंबकीय आघूर्ण और कलर वगैरह के बारे में आराम से पता कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एलियम साइंस।